अगजानन पद्मार्गम गजाननम अहर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। परमादरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल महोदया, सम्माननीय आचार्य रमेश कुमार पांडे महोदय, हमारे कुल सचिव डॉक्टर नजीम जाफरी महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर एम असदुद्दीन महोदय, हमारे संकाय अध्यक्ष आचार्य पंत और अन्य जो महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं, सबके प्रति सादर प्रणति निवेदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज हम एक पुनीत वार्षिक नूतन प्रकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे संस्कृत विभाग के सहयोगी डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य, जिनका परलोक गमन पिछले मई मास में हो गया, उनके स्मरण में प्रत्येक वर्ष हम एक सारस्वत आयोजन हो, ऐसा एक हमारा विचार है, हमारा एक निश्चय है। तो इस कार्यक्रम के को प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपनी विभागीय छात्रा एमए की छात्रा रायमीन से निवेदन करता हूं कि मंगलाचरण प्रस्तुत करें। रायमीन अली। प्रणाम गुरुजन। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवाद रायमीन। धन्यवाद। सामान्यतः इन स्मारक व्याख्यानों की जो परिपाटी है, उनका आयोजन किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के, जो उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, उनके स्मरण में होता है, किंतु यहाँ अभी जो हमें प्रकल्प दिख रहा है उसमें थोड़ा सा ये भिन्न है। अभय जी बहुत समय से बहुत पूर्व हम लोगों के बीच से चले गए और उम्र के हिसाब से तो वो वयोवृद्ध नहीं थे, लेकिन संस्कृति के प्रति और उच्च शिक्षा के प्रति जो उनका चिंतन था, उनकी जो कार्य योजनाएं थी, वो बड़ी महत्वाकांक्षी थी। यही कारण है कि इस सारस्वत उपक्रम के बारे में सोचा गया। यहाँ उपस्थित समस्त विद्वज्जनों के वाचिक स्वागत हेतु मैं निवेदन करता हूँ हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी को। ओम विश्वानि देव सवितरदूरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। नमः सभाभ्यः। परम सम्माननीय डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य प्रथम स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम की संरक्षिका एवं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की यशस्विनी कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर महोदया, मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महोदय, मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज मित्तल महोदया, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब, संस्कृत विभाग जामिया के आचार्यगण, कर्मचारीगण, छात्र, जामिया के अन्य विभागीय आचार्यगण तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अध्यापक वृंद एवं प्रिय छात्रों, आज हम सभी डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य प्रथम स्मारक व्याख्यान के अवसर पर अंतरजालीय माध्यम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य जामिया के संस्कृत विभाग में सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे 8 फरवरी 2017 को। संस्कृत विभाग की स्थापना एवं इसके उत्तरोत्तर विकास हेतु उनका महत् योगदान रहा है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं कर्मयोगी थे। उनका योगदान विभाग के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उनके अमिट योगदान को सतत स्मरण रखने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर सितंबर महीने में स्मृति व्याख्यान माला के आयोजन का निश्चय किया गया है, जिसका प्रारंभ आज प्रथम स्मृति व्याख्यान पुष्प के रूप में किया जा रहा है,
जिसकी अनुमति जामिया प्रशासन द्वारा प्रदत्त है। हमारी कुलपति महोदया के अनुसार हमें इस अवसर पर डॉक्टर अभय कुमार शांडिल्य द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण रखते हुए उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं जामिया के मिलिया इस्लामिया की कुलपति महोदया का संस्कृत विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। किसी अपरिहार्य कारणवश महोदया उपस्थित नहीं हो पाई हैं, इसके लिए उन्होंने मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महोदया से क्षमा याचना की है। उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेंगे क्योंकि वे दिल्ली से बाहर हैं। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज मित्तल जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली की महासचिव हैं। इससे पूर्व आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर हरियाणा की पहली नियमित कुलपति रही हैं। आपने वहां कुलपति के रूप में अभिनव प्रथाओं एवं सुधारों की एक परंपरा प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से लेकर पीएचडी स्तर तक की समग्र शिक्षा प्रदान की जाती है। आपने शैक्षणिक सहकारिता के लिए ब्रिटेन जाने वाले 15 कुलपतियों के समूह का नेतृत्व किया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के इतिहास में महासचिव पद को अलंकृत करने वाली आप दूसरी महिला हैं। इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आपकी विशेष सक्रियता रहती है। मैडम, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आपका स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे सर का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत जगत में आपका परिचय सर्वविदित है। आप साहित्य एवं पांडुलिपि के प्रसिद्ध विद्वान हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सौम्यता, सहजता, सरलता, सादगी एवं कर्मठता आपकी पहचान है। प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी आप शास्त्रों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन आज हमें मिल सकेगा, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी सर जामिया के 2 महत्वपूर्ण पदों कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को सुशोभित कर रहे हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी विशेष दिलचस्पी रहती है। आप जामिया के अक्सर सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप संस्कृत के विद्वान भी हैं, इस कारण संस्कृत के प्रति आपका विशेष अनुराग रहता है। सर, संस्कृत विभाग की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब सर कर रहे हैं। आप जामिया के भाषा एवं मानविकी विभाग के संकाय अध्यक्ष हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप हमेशा संकाय की गतिविधियों एवं अध्ययन अध्यापन में विशेष रुचि रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके निर्देशन में भाषा एवं मानविकी विभाग उत्तरोत्तर गतिशील है। सर, इस कार्यक्रम में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में जुड़े हुए जामिया के सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सम्मानित प्राध्यापक, कर्मचारीगण एवं छात्रों का स्वागत करता हूं। विभिन्न विश्वविद्यालयों श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यों एवं छात्रों का स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अभय शांडिल जी के परिवार से भी कुछ लोग जुड़े हैं। उनके श्रीमती जी हैं डॉक्टर रूबी जी, उनके भाई विनय कुमार हैं, अजय जी उनके बड़े भाई भी हैं, और भी कुछ रिलेटिव जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे रंजित मिश्र जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत हमारे मित्रगण और संस्कृत के प्रेमी इसमें जुड़े हुए हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन कर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।
जामिया संस्कृत विभाग के सभी आचार्यों, विशेषकर हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी, हमारे मित्रगण धनंजय जी, श्याम सुंदर जी एवं अन्य आचार्यगण, कर्मचारी एवं छात्रों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अंत में सभी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। अभय जी अपने पीछे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और एक 12 वर्षीय पुत्र इनको पीछे छोड़ गए हैं। उनके पुत्र सार्थक ने एक उनके जीवन पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो मैं श्याम सुंदर जी से निवेदन करता हूं कि उसको कृपया यहाँ रखें।
धन्यवाद श्याम सुंदर जी। अभय जी बहुत कम समय में अधिक कार्य कर गए, और यह बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ संस्कृत विभाग मैंने ज्वाइन किया था, और जब एक नया विभाग बनता है तो बहुत सारी ऐसी बातें उसमें होती हैं जिन पर उस विभाग का भविष्य निर्भर करता है। तो इस दृष्टि से उनका चिंतन बड़े करीब से मैंने उसको देखा, और जब इस मेमोरियल लेक्चर का विचार आया तो सबसे पहला जो हमारे मन में हमारा नाम आया वो डॉक्टर पंकज मित्तल महोदया का। उसके पीछे कारण यह था कि कई बार उन्होंने चर्चा की थी और कई बार उन्होंने कोशिश भी की थी कि महोदया हमारे विभाग में आए, हमसे जुड़े, लेकिन किसी कारणों से ऐसा हो नहीं पाया था। और स्वयं जहाँ तक आज के विषय की बात है तो स्वयं अभय जी राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास के माध्यम से अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जगह उनकी सक्रियता थी। तो इस दृष्टि से आज का विषय और आज की वक्ता डॉक्टर सम्माननीय डॉक्टर पंकज मित्तल की तरफ हमारा ध्यान गया। और अभय जी आपकी कार्यशैली के बहुत बड़े प्रशंसक थे। मैं यद्यपि परिचय हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने दे दिया है, लेकिन मैं अपने छात्रों को बता दूं, आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एग्रीकल्चरल स्टडीज़ में हुई है। और जैसा कि विभागाध्यक्ष महोदय ने बताया, आप भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापक कुलपति रही हैं, और जनरल सेक्रेटरी जनरल के पद को अलंकृत करने से पूर्व आप यूजीसी में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। तो महोदया, हम आपका बहुत बहुत जामिया संस्कृत विभाग में आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आज के विषय पर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। धन्यवाद धनंजय जी। आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ, ना सिर्फ कि आपने मुझे चुना पहले व्याख्यान के लिए, पर इसके लिए भी कि आपने अभय जी की याद में इस तरह का लेक्चर सीरीज करने का एक प्रोग्राम बनाया और हर साल इसको करने का बीड़ा उठाया कि हाँ हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे और उनको याद करेंगे। अभी अभय जी की फिल्म देख के आंखें नम हो गई, क्योंकि बिल्कुल याद आ गया कैसे अभय जी आया करते थे हमारे पास। और पहले जब वो जामिया में नहीं थे उससे पहले भी वो मिलते रहते थे, जामिया में आने के बाद भी मिले। जिस तरह से उन्होंने संस्कृत विभाग में काम करना शुरू किया और बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के और मतलब प्रतिभाशाली तो वो थे ही, पर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उनके लिए आपने इस तरह का ये व्याख्यान माला शुरू किया है, उसके लिए आपको बधाई। और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है अभय जी को कि उनको सब लोग याद रखेंगे इस व्याख्यान माला के थ्रू कि आप हर साल इस तरह का एक प्रोग्राम करेंगे और किसी विद्वान को बुलाएंगे जो इस पे बात कर सकें, किसी भी अच्छे विषय पे बात करें जिससे कि उनकी याद ताज़ा रहे और वो अमर रहें। तो अभय जी को सबसे पहले तो मैं अभय जी को छत प्रणाम करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी हैं जो वाइस चांसलर है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के। मेरे सीनियर हैं और बहुत सारी बातें मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, एक तरह से मेरी मेंटरशिप भी करते हैं, कोई भी दुविधा होती है उनसे बात करते हैं। तो उनका यहाँ पे वो आए हैं इस प्रोग्राम में, वो इस कार्यक्रम को शोभा देता है। और इतने सारे लोग लाइक विभागाध्यक्ष हैं, डीन हैं, वाइस चांसलर महोदया ने खुद आना था, इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे लोगों का यहाँ पे इस प्रोग्राम में आना खुद ही दिखाता है कि अभय जी कितने लोकप्रिय थे, कितना लोग उनको पसंद करते थे और कितना लोग उनको प्यार करते थे, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक बार फिर से उनको प्रणाम करती हूँ, उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको शांति प्रदान करे। उनकी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्ट्रेंथ दे, क्योंकि असमय जब कोई चला जाता है तो फैमिली भी बहुत टूट जाती है। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि उनकी फैमिली को पूरा स्ट्रेंथ दे कि किसी तरह, क्योंकि जो गया है वो वापस नहीं आ सकता, पर
कैसे अपने आप को संभालें और आगे बढ़ें, और जो जो उन्होंने ज़िंदगी में फैमिली को या इंस्टीट्यूशन को कहा, उस सबको जो जो अधूरे काम रह गए उनको पूरा करें। और फैमिली को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो हमारे भी बहुत प्रिय थे, हमें उनके जाने का बहुत ही दुख हुआ, और अगर किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो जो हम पूरा कर सकते हो या हमारे बस का कुछ भी हो, तो आप ज़रूर हमारे पास आइएगा। हमारे को बहुत खुशी होगी अभय जी के लिए कुछ भी करने के लिए। अब मैं आती हूँ कि मुझे धनंजय जी ने कहा कि आप नई शिक्षा नीति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो पूरा 1 साल तक हमने उसके ऊपर बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, और पूरा 1 साल लगा उस पॉलिसी को जन जन तक पहुंचाने में, शिक्षकों तक, छात्रों तक उसको पहुंचाने में, पर फिर भी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट अभी तक सही मायने में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। कुछ इससे उसके इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसे एबीसी का रेगुलेशन आ गया, एबीसी बन गया, पर सही मायने में जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि जो नए मंत्री जी आए हैं वो भी पूरी निष्ठा से इसके पे लगे हैं कि जल्दी से जल्दी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो चाहे वो हैकी बनाना है, चाहे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाना है, कुछ भी बहुत सारे काम जो सरकार को करने हैं वो तो करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि 60 से 70% जो एनईपी की रिकमेंडेशन है वो ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ को अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी है, और अगर यूनिवर्सिटीज़ बीड़ा उठा लें कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं एक एक करके आती हूँ कि क्या क्या ऐसे काम है जो यूनिवर्सिटीज़ को करने हैं जिसके थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सही तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब हम कहेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, कैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे सबसे पहले पॉलिसी में कहा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी। मतलब यूनिवर्सिटीज़ की रीस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से होगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ मल्टीडिसिप्लिनरी होंगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी होंगी, मतलब बड़ी मतलब कम से कम 3000 बच्चे कम से कम 3000 बच्चे उस यूनिवर्सिटी में होंगे, और सारी यूनिवर्सिटीज मल्टीडिसिप्लिनरी और बड़ी होने के अलावा सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप को कैटेगराइज करेंगी कि मैं रिसर्च यूनिवर्सिटी रहूंगी कि टीचिंग यूनिवर्सिटी रहूंगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 3 तरह के इंस्टीट्यूशन होंगे, रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टीचिंग यूनिवर्सिटीज और डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस। तो जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंटेंसिव होना है या टीचिंग इंटेंसिव होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब मुझे नहीं लगता कि सरकार डिसाइड करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंटेंसिव होना चाहिए कि टीचिंग इंटेंसिव होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी? यूनिवर्सिटी अपना प्रोफाइल देखेगी, टीचर्स का क्या प्रोफाइल है, फैकल्टी का क्या प्रोफाइल है, स्टूडेंट्स का क्या प्रोफाइल है, लोकेशन कैसी है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की पास में परफॉर्मेंस कैसी है, यूनिवर्सिटी का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, पास में पब्लिकेशंस कितनी है, कितने उसका एच इंडेक्स है। तो इन सबको देखते हुए यूनिवर्सिटी को खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनना है कि टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनना है। और दोनों में कोई बुराई नहीं है। अगर आप रिसर्च इंटेंसिव बने तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप टीचिंग इंटेंसिव बने तब भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज भी देश में चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च इंटेंसिव है वो टीचिंग नहीं कराएंगे, जो टीचिंग इंटेंसिव है वो रिसर्च नहीं कराएंगे। दोनों चीज कराएंगी, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है वो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगे। रिसर्च इंटेंसिव रिसर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी और टीचिंग इंटेंसिव टीचिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी। तो ये यूनिवर्सिटी को खुद डिसाइड करना है, अपने ये सारा प्रोफाइल देखते हुए कि क्या है, अपनी एकेडमिक काउंसिल में जाना है, अपने ईसी में जाना है और ये डिसाइड करना है कि रिसर्च इंटेंसिव रहना है कि टीचिंग इंटेंसिव। इसी के साथ साथ जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, ऑफकोर्स जामिया तो ऑलरेडी मल्टीडिसिप्लिनरी है, पर जो भी यूनिवर्सिटी अगर जैसे सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं, तो अगर उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनना है तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से डिसिप्लिन ऐड करने हैं। वो भी अगेन सरकार नहीं बताएगी कि आपको कौन कौन से डिसिप्लिन ऐड करने हैं, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है अपने प्रोफाइल को देख के, टीचर्स के प्रोफाइल को देख के, जॉब प्रोफाइल देख के, लोकेशन का प्रोफाइल देख के कि आपको कौन कौन से डिसिप्लिन ऐड करने हैं। और उसी हिसाब से आपको फिर अपना IDP बनाना है। IDP मतलब इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान,
तो पॉलिसी में ये लिखा गया है कि हर यूनिवर्सिटी को लाइक अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हम क्या करेंगे, उसको देखते हुए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है कि हम अगले 5 साल में ये प्रोग्राम ऐड करेंगे या इस तरह का रिसर्च ज़्यादा करेंगे, 10 में ये करेंगे, 15 को ये करेंगे, और उस सब के लिए क्या चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ कितने टीचर्स चाहिए होंगे, कितने से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा, लैब चाहिए होगा, लाइब्रेरी चाहिए होगा, बुक्स, जर्नल्स क्या क्या चाहिए होंगे, फिर उनके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या सरकार देगी सारी की सारी फंडिंग, क्या ये यूनिवर्सिटी खुद अपनी तरफ से भी कुछ पैसा जनरेट कर सकती है, क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कि मल्टीडिसिप्लिनरी होना है, लार्ज होना है, ओडीएल करना है, ऑनलाइन करना है, ये सारे के सारे डिसीजंस यूनिवर्सिटीज़ को खुद ही लेने हैं और खुद ही आईडीपी बनाना है, और फिर उस आईडीपी को गवर्नमेंट को भी जैसे अब तो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट को सबमिट करना है कि हाँ ये मेरा आईडीपी है, इस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मतलब यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं 5, 10, 15, 20 साल में। उस हिसाब से ही गवर्नमेंट भी ये डिसाइड करेगी किस यूनिवर्सिटी को कैसे फंडिंग देना है, किस यूनिवर्सिटी में क्या थ्रस्ट एरिया रखना है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये हो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एटलीस्ट पीक्स ऑफ एक्सीलेंस, कि ये यूनिवर्सिटी ये 1, 2, 3 या 5 सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये पीक ऑफ एक्सीलेंस है पूरे देश में, अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो इस यूनिवर्सिटी में आए, क्योंकि इसके रिसोर्सेज बेस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना पीक ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाना है, कौन सा ऐसा आपका डिपार्टमेंट है या सर्विसेज हैं जिसको आप अपना पीक ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं। इसी तरह जब ये पॉलिसी में आया कि 15 साल में सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से होंगी कि एफिलिएटिंग कॉलेजेस नहीं रहेंगे, नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर सारी नॉन एफिलिएटिंग ही है, पर जिनके साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी अगेन यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करना है कि कैसे नॉन एफिलिएटिंग करेंगे, मीन्स कैसे अपने कॉलेजेस को सक्षम करेंगे कि वो खुद अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिट बन जाए जो कि एक डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन बन सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि एक ही दिन में सारे कॉलेजेस को डी एफिलिएट नहीं कर सकते, पर जब धीरे धीरे भी डी एफिलिएट करेंगे तो पहले कौन से कॉलेजेस को करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है, और जिसको करना है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी इन टर्म्स ऑफ अभी वहाँ के टीचर्स को करिकुलम बनाना नहीं आता, तो उनको कैसे टीचर्स को ये सक्षम किया जाए कि वो करिकुलम अपने आप बना पाए। टीचिंग पेडागोजी के लिए सक्षम किया जाए कि जैसे कि उसमें लिखा है कि पॉलिसी में कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अपनाना है तो कैसे अपनाएं। उनके टीचर्स को सक्षम किया जाए कि कैसे वो असेसमेंट करें, कैसे इवैल्यूएशन करें, कैसे क्वेश्चन पेपर बनाएं। तो मैं ये अपने कॉलेजेस के लिए नहीं, अपने खुद के टीचर्स के लिए भी, जैसे मैं बहुत सारे वेबिनार्स में कहती हूँ कि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि जो 3 घंटे का पेपर सेमेस्टर के लास्ट में करते हैं वो तो हमने कोविड में देख लिया कि कितना बड़ा चैलेंज था, और अदरवाइज भी वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है बच्चों को असेस करने का। तो ये पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों को कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है थ्रू मल्टीपल मेथड्स, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, क्विजेज हो, या फेस टू फेस इंटरव्यूज हो, वाइवाज हो, बहुत मल्टीपल मेथड से आप उनको कर सकते हैं। पर टीचर्स को हमने ट्रेन नहीं किया कि कैसे कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है। टीचर्स को हमने ट्रेन नहीं किया कि कैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर और बाकी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग अलग तरह के बनेंगे। तो टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। टीचर्स को हमने ट्रेन नहीं किया कि टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज़ करके कैसे अपनी टीचिंग लर्निंग इंप्रूव करें, कैसे फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल अप्लाई करें। जब मैं फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करती हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली लेक्चर मेथड से पढ़ाई करी जाती है कि हम लेक्चर देते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं घर पे जाके पढ़ते हैं, समझते हैं। पर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल यूज़ होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब कि बच्चों को पहले ही हम ऑडियोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट ये देते हैं और बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में क्या होता है, सिर्फ डिस्कशन होता है, मतलब रैशनलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, ये सब होता है। तो ये एक बेहतर तरीका है पढ़ाने का, पर हम उस तरीक़े को अपने देश में नहीं अपना रहे हैं अभी, तो उसके लिए हमें टीचर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। और जब इसको अपनाना है तो उसके लिए हमें जो रिसोर्सेज हैं जो बच्चों को देने हैं, लाइक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की जो मैं बात कर रही थी कि ऑडियोज़ देने हैं, वीडियोज़ देने हैं, तो वो बनाना भी पड़ेगा, ई कंटेंट डेवलप भी करना पड़ेगा। तो ई कंटेंट कैसे डेवलप करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए फॉर द लेटेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग
for the latest methods of online teaching, for the development of open education resources, for continuous assessment and evaluation, for say preparing question papers for the open book examination, and for evaluating the students in the बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो, ना कि मेमोरी की, उनकी रटने की कितनी, जो नॉर्मली अभी हमारे यहाँ होता है कि पूरा का पूरा रट के लिख दो कि हाँ कैसे कैसे बच्चे ने पढ़ा। तो रटना ना टेस्ट करके, उनकी मेमोरी स्किल्स ना टेस्ट करके, कैसे उनको हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज को टेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें सब टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। सिमिलरली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय इशू आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूजीसी के जितने भी अब स्कीम्स आ रही हैं, दे आर ऑल लिंक टू एक्रेडिटेशन, कि अगर ए ग्रेड होगा तो आप ये कर सकते हैं, A+ होगा तो आप ये कर सकते हैं, A से नीचे होगा तो आपको पूरा का पूरा एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहना पड़ेगा। तो जब पॉलिसी बात करती है कि ऑटोनॉमी की, कि ऑटोनॉमी आपको मतलब टीचर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी रहेगी, पर ऑटोनॉमी लिंक्ड है अकाउंटेबिलिटी के साथ, ऑटोनॉमी लिंक्ड है आपकी परफॉर्मेंस के साथ, ऑटोनॉमी लिंक्ड है आपके ग्रेड के साथ। तो अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं रहेंगे, मीन्स नैक के ग्रेड की बात कर रही हूँ, अगर आपके नैक के ग्रेड अच्छे नहीं होंगे तो आपको पूरी ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। इसीलिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात आई कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी मीन्स कि जितनी ऑटोनॉमी आप हैंडल कर सकते हैं, जितनी ऑटोनॉमी के आप लायक हैं, उतनी ही ऑटोनॉमी आपको मिलेगी। तो इसलिए ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर यूनिवर्सिटी के लिए कि अपने हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स, जितने भी बेस्ट पॉसिबल ग्रेड्स हैं, वो आप लें। और उसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ को तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारे, ऑफ कोर्स जामिया के ऊपर ये लागू नहीं होता क्योंकि जामिया ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल ग्रेड में है, पर सारी यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ट पॉसिबल ग्रेड्स के लिए काम करना पड़ेगा, उनको मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए काम करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो शायद जामिया को करना पड़ेगा कि अब ये कहा गया है कि पॉलिसी में कि हर यूनिवर्सिटी का जो गवर्नेंस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा, जो कि एमिनेंट एकेडमिशियंस होंगे। और उस यूनिवर्सिटी में चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स हो, किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करेंगे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और वो कौन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी स्पेशली ये लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ओनली इन हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। तो बिकॉज जामिया इज हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी, तो मे बी यू विल गो फॉरवर्ड टू हैविंग ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैसे बनेगा, GER कैसे बढ़ाएंगे, 50% GER का लक्ष्य रखा गया है कि आज हमारा GER करीब 24-25% के आसपास है, तो GER को 50% करना है अगर 2035 तक। तो कैसे करेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी को आपको अगेन खुद ही डिसाइड करना है कि कितने आप ऑनलाइन कोर्सेज लेंगे, कितने ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेंगे, कैसे हर प्रोग्राम में इनटेक बढ़ाएंगे, कैसे आप हर प्रोग्राम का नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बढ़ाएंगे। तो GER को कैसे बढ़ाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोर्सेज में भी आएगी, और जो एक सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है कि जैसे आप कमर्शियल बैंक में अपना खाता खोलते हैं, ऐसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बच्चे, स्टूडेंट्स अपना खाता खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे। और कमर्शियल बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट जमा करेंगे। और क्रेडिट कैसे जमा करेंगे, जैसे आज अगर आप से जामिया में एडमिशन लेते हैं, से BA संस्कृत में आपने एडमिशन लिया, तो BA संस्कृत में अगर से 3 साल में 5 पेपर्स और 15 पेपर हैं, तो आप BA संस्कृत में जब एडमिशन लेते हैं तो 15 के 15 पेपर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करते हैं। पर आने वाले समय में आपको ज़रूरी नहीं है कि BA संस्कृत में एडमिशन के लिए जामिया में पूरे के पूरे पेपर करने पड़े। ये भी हो सकता है कि आप 4 पेपर आपको यहाँ के टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से कर लें, 4 आपको लाल बहादुर शास्त्री के अच्छे लग रहे हैं, वहाँ से कर लें, 3 पेपर आप JNU से कर लें, 2 पेपर आपसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कर लें, 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कर लें। तो उसमें जो प्रावधान किया गया है वो इस तरह का किया गया है कि बच्चे अपनी मर्जी से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी से जैसे आपको कोर्स का पास सर्टिफिकेट मिला कि आपने ये कोर्स किया
इतने क्रेडिट का और इस ग्रेड के साथ किया, तो ये आप अपने अकाउंट में जमा कराएंगे और धीरे धीरे आपके क्रेडिट जमा होते चले जाएंगे। तो जैसे कोई कोर्स 3 क्रेडिट का, कोई 4 का, कोई 5 का, तो आप अपने क्रेडिट जमा करते लेंगे अलग अलग जगह से कोर्सेज कर करके। और जब आपके से सपोज आपने ऐसे जमा करते करते 200 क्रेडिट जमा कर लिए और 200 में से बीए के लिए जनरली 120 क्रेडिट के आसपास चाहिए होते हैं, तो आप 120 क्रेडिट उसमें से जो आपके संस्कृत से रिलेटेड क्रेडिट है, क्योंकि 200 तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरी प्रिविलेज है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बीए संस्कृत में एडमिशन लिया तो आपको संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी। आपको मन कर रहा हिस्ट्री पढ़ने को, आपको मन कर रहा इकोनॉमिक्स पढ़ने को, आपको मन कर रहा फिजिक्स पढ़ने को और म्यूजिक पढ़ने को, डांस पढ़ने को, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। पर संस्कृत की डिग्री के लिए संस्कृत के जो मिनिमम क्रेडिट्स हैं वो चाहिए होंगे। तो आप फिर से जामिया के पास जाएंगे, कहेंगे कि मेरे पास 120 क्रेडिट हैं जो कि संस्कृत के सारे कोर सब्जेक्ट्स पूरे होते हैं, इसमें से 60 क्रेडिट मैंने जामिया से किए हुए हैं, तो आप मेरे को इसके बदले में एक डिग्री दो बीए संस्कृत की। और जामिया क्योंकि एबीसी का मेंबर है तो जामिया की ये जिम्मेवारी रहेगी कि वो आपको बीए संस्कृत की डिग्री देंगे। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आपने सारे के सारे पेपर जामिया से नहीं किए, आधे जामिया से किए और आधे अलग अलग यूनिवर्सिटी से किए, और टोटल आपके पास जो 200 क्रेडिट थे उसमें आपने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जो आपका पैशन था, जिनको आप पढ़ना सीखना चाहते थे। तो ये जो कोर्सेज, जब आपने ये डिग्री ले ली जामिया से 200 क्रेडिट में से 120 यूज करके, तो आपके खाते में 120 क्रेडिट माइनस होके खाली 80 क्रेडिट बच जाएंगे और फिर आप जमा करते जाइए, आके डिग्री लेते जाइए। अब ये तो हो गया स्टूडेंट का पार्ट। अब इसमें यूनिवर्सिटीज को क्या करना पड़ेगा? अब यूनिवर्सिटीज को एक तो एबीसी का मेंबर बनना पड़ेगा, वो तो सिंपल चीज है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये होगा कि आज की डेट पे आप पेपर में एडमिशन नहीं देते, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं देते, आप पूरे प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। बीए के अगर 15 पेपर हैं जिसको हम कोर्सेज कहते हैं, तो आप 15 कोर्सेज में अलग अलग एडमिशन नहीं देते, आप पूरे प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। तो जामिया को अब ये करना पड़ेगा कि अपने एकेडमिक काउंसिल में जाके ये प्रोविजन करना पड़ेगा कि हम इन एडिशन टू, मतलब वो जनरल रूट बीए वाला तो चलेगा ही चलेगा, इन एडिशन टू दैट मैं अलग अलग कोर्सेज में भी कुछ सीटें रखूंगा, चाहे वो सुपर न्यूमरेरी सीट्स या एडिशनल सीट्स, जिसमें बच्चे अगर सिर्फ उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले पाए। मतलब पूरे बीए संस्कृत में एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ एक पेपर में या एक कोर्स, उसको हम पेपर को ही कोर्स बोल रहे हैं, एक कोर्स में एडमिशन लेना तो ले पाए। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी है, आप हर कोर्स में कितनी सीट्स रख सकते हैं, कौन से आपके टीचर ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसमें आप क्लास में बच्चों को एकोमोडेट कर सकते हैं या ऑनलाइन तरीके से बच्चों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एडमिशन टू द स्टूडेंट्स ऑन द कोर्सेज, मतलब कोर्सेज में एडमिशन देना पड़ेगा, उसके लिए कोर्सेज के लिए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, एडिशनल सीट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे धनंजय, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, रिकनेक्ट हो गई मैम। तो आपको कि कैसे आपको क्रेडिट ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के क्रेडिट जब दूसरी यूनिवर्सिटीज अपने पास लेंगी उनको बीए डिग्री देने के लिए, तो आपको भी दूसरी यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उन क्रेडिट्स को, मतलब कितने क्रेडिट्स को आप लेंगे और किस यूनिवर्सिटी से लेंगे। क्या आप, जैसे आप अगर ए ग्रेड हैं तो ए ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी के क्रेडिट लेंगे या बी सी वाले भी ले लेंगे, या खाली अपने बराबर वालों के लेंगे? जितने क्रेडिट उस यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स के लिए दिए हैं उतने ही लेंगे कि उससे कम ज़्यादा लेंगे, या आपकी क्रेडिट की कोई शेल्फ लाइफ होगी? मींस जैसे ऐसा भी कहा गया एबीसी में कि हर क्रेडिट की शेल्फ लाइफ होगी, एक्सपायरी डेट, जिसको सनसेट क्लॉज बोलते हैं, कि जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत जल्दी एडवांसमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आईओटी में है, या लैंग्वेजेस हैं, या कोडिंग है, तो बहुत सारी बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट होते हैं। तो अगर उस कोर्स को जो आपने क्रेडिट अर्न किए उसको डिग्री में तब्दील करना है, तो वो सचमुच में तब्दील होने लायक है कि नहीं, मतलब उस कोर्स का शेल्फ लाइफ बाकी है कि नहीं, जो उसने नॉलेज वहाँ पे गेन किया वो अभी तक रेलेवेंट है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस सब के लिए आपको एकेडमिक काउंसिल में पूरा मंथन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और फिर ये डिसाइड होगा कि आप
क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या करेंगे। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत बून है। कहती हूँ मैं इसमें बार बार कहती हूँ कि इसमें स्टूडेंट को एक किंग की तरह ट्रीट किया, राजा की तरह, कि कोई बंधन नहीं है, ना उम्र का, ना जन्म का, ना यूनिवर्सिटी का, ना कोर्स का, ना प्रोग्राम का, ना देश का, कोई भी बंधन नहीं है, और ना समय सीमा का। आप कभी भी कोई भी कोर्स कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और उसको रिडीम कर सकते हैं डिग्री में। पर यूनिवर्सिटीज़ को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ ने अगर यूजीसी ने एबीसी बना दिया, यूजीसी ने एबीसी के रेगुलेशंस भी बना दी, पर अगर यूनिवर्सिटीज़ अपने एंड पे ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो एबीसी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसी तरह जब कोर्सेज की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें आया कि 4 साल का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम होगा, 1 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होगा, एमफिल खत्म हो जाएगी। तो ये खाली कागजों पे लिखने से नहीं होगा, आपको अपने अपने ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ेंगे कि एमफिल मेरा बंद हो गया, अगले साल से एमफिल में एडमिशन नहीं होंगे, अगले साल से ग्रेजुएशन 4 साल की होगी, उसका ये करिकुलम होगा, और ये करिकुलम के साथ उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शन देने हैं। अगेन आपको अपने एकेडमिक काउंसिल में जाके मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शंस डलवाने पड़ेंगे, और जब आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट करेंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो कि हर साल अपने आप में कंप्लीट हो, मतलब एक तरह से कैप्सूल की तरह पूरी की पूरी नॉलेज एक बच्चे के पास जाए। ये नहीं कि उसने कर लिया कि पार्ट 1 तो इस साल में पढ़ाएंगे, पार्ट 2 अगले साल में पढ़ाएंगे, तो वो अधूरी नॉलेज बच्चे के पास हुई। तो किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर किया जाए कि हर साल अपने आप में एक कैप्सूल हो, जिससे कि अगर 1 साल के बाद सर्टिफिकेट किया, 2 के बाद डिप्लोमा दिया, तीसरे के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया या डिग्री दी, तो बच्चे के पास कंप्लीट नॉलेज रहे। तो कैसे कोर्सेज को रीस्ट्रक्चर करना है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ को अपने लेवल पे करनी है। कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देना, टीचिंग पैडागोजी अगर आपको फ्लिप्ड क्लासरूम अपनाना है तो अगेन आपको अपने एकेडमिक काउंसिल में जाना पड़ेगा, जिससे कि आप टीचर्स को कह पाए कि फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल हमें अपनाना है। अगर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का करना है तो आपको अपनी अगेन पॉलिसी में जाना पड़ेगा कि कैसे में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को कंटिन्यूस करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स जोड़ेंगे, किस पैरामीटर का कितना परसेंटेज होगा, कितना उसका वेटेज होगा, किस तरीके से बच्चों का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ को अपने लेवल पर करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि सब यूनिवर्सिटीज़ को अपने अपने स्तर पे कमेटीज़ बना के सारे जो डीन्स हैं, जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये अपने अपने कोर्सेज की जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ हैं, डीन भी हैं उस फैकल्टी के, तो आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अगर हमें बीए संस्कृत 4 साल का करना है तो उसका कोर्स करिकुलम में क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर आपको बीए संस्कृत 4 साल का विद रिसर्च करना है, जिसमें चौथे साल में रिसर्च कराई जाए, जिससे कि बच्चे सीधे बीए के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन ले पाएँ, तो वो रिसर्च का क्या क्या कॉम्पोनेंट होगा। क्या मास्टर्स 1 साल करेंगे तो 2 साल की मास्टर्स को 1 साल में करने में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ आपको अपने लेवल पे करना है, कहीं से कोई नोटिफिकेशन, कोई लिखा हुआ या कोई स्पून फीडिंग कहीं से नहीं आएगी, हमें खुद ही करना है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी काम करें। सिमिलरली जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात होती है तो ये हुआ कि ठीक है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जा सकती है। अब आई एम श्योर कि जामिया के पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके फ्लैगशिप डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आप बाहर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, किस देश में उस तरह के कोर्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन से प्रोग्राम्स को ले जाना चाहते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक आप इसके बारे में एक प्रपोजल जैसा बना के गवर्नमेंट को नहीं देंगे तो गवर्नमेंट भी अपना अप्रूवल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन में है वो सारी की सारी इंक्लूडिंग फॉरेन क्रेडिट, उसमें लिखा है कि इंटरनेशनल ऑफिस होना चाहिए। आई एम श्योर जामिया में इंटरनेशनल ऑफिस होगा, पर अगर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने हैं तो कैसे आपसे अपनी वेबसाइट में बदलाव करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो जानकारी चाहिए वो सारी एक जगह पे मिल जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में आ पाएँ। उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑफिस हो जिसमें कि बच्चों को, सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको इधर से उधर भटकना पड़े। तो कैसे इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है, कैसे उसमें जामिया कंट्रीब्यूट कर सकती है, बाय वे ऑफ एनीथिंग, बाय जॉइंट डिग्रीज की बात हो रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो रही है। तो ये सब कुछ जब गवर्नमेंट में आएगा उससे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ
मैं ज्वाइंट डिग्री देने को तैयार हूँ। इस डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डिग्री देंगे, इस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी बाहर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के, आप किस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसके साथ ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं, उस ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम का स्वरूप क्या होगा, कि कौन मतलब एक सेमेस्टर एक्सचेंज होगा कि ड्यूअल डिग्री होगा कि कैसा होगा। तो जब तक हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो अचानक से जब इस तरह की चीज़ें, जैसे ज्वाइंट डिग्रीज का तो यूजीसी ने डाला था वेबसाइट पे कि ये ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम के रेगुलेशन होंगे, तो हमें आपका मतलब कमेंट्स इनवाइट किए थे कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, या क्या ठीक है कि नहीं है। तो आई एम श्योर जामिया ने उस पर भेजा होगा। पर मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को, सारे हेड्स को, सारे डीन्स को, सारे वाइस चांसलर्स को, रजिस्ट्रार्स को अपने आँख नाक कान खुले रखने पड़ेंगे कि क्या क्या आ रहा है। यूजीसी की वेबसाइट को देखते रहें। हम एआईयू से बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। हमने टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है ऑनलाइन, उसके लिए हमने क्वेडेक्स करके एक प्लेटफॉर्म खोला कि कैसे टीचर्स इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, कैसे हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट करे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कि कैसे इंटर्नशिप्स करनी है, कैसे प्लेसमेंट्स करनी है, ऑनलाइन प्लेसमेंट्स करनी है। तो अगर आप देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि इतने साल हो गए फिर भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ पर ज़्यादा है। अगर यूनिवर्सिटीज़ इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और एक बार फिर से नमन करती हूँ अभय जी को, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये व्याख्यान दे रहे हैं। नमस्ते। बहुत धन्यवाद महोदया। आपने बड़े ही सरल शब्दों में, सरल माध्यम से आपने एनईपी की बातों को हमारे समक्ष रखा और जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के कृत संकल्प है और हमारी संस्था प्रमुख माननीय कुलपति और अन्य पदाधिकारी इसके लिए अहर्निश लगे हुए हैं और समय समय पर हमें उसके लिए निर्देश भी आते रहते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन हमसे जुड़ने के लिए। अभय जी की स्मृति और ये जो व्याख्यान माला चलेगी उसकी कड़ी का आपने सूत्रपात किया है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत के हमारे महनीय आचार्य प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी से सादर निवेदन करता हूँ अपना उद्बोधन हम लोगों को दें। आप वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं और अभी कुछ दिनों पूर्व ही देश में 3 विश्वविद्यालयों को संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। तो उसमें आपकी महनीय भूमिका रही है। उस कार्य को आपने नेतृत्व किया और आपके कुशल नेतृत्व में यह कार्य संभव हो सका है। और वैसे भी दिल्ली में होने के नाते आप पर थोड़ा सा दायित्व इसको लेकर के ज़्यादा था। तो महोदय आपका जामिया परिवार में स्वागत और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना आरूढ़ा श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटुतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। परमादरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर पंकज मित्तल जी, जिनको सुनना एक आनंद का अनुभव जैसा होता है, और आपका जो कुशल प्रशासन है, जो आपका वैदुष्य चिंतन और योगदान है विद्याओं के विकास के लिए, विशेष रूप से विश्वविद्यालय संघ में जाने के बाद ये शिक्षा नीति में आपने किस तरह से योगदान किया सबको दिखते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपकी अवधारणाएं, आपकी स्थापनाएं आज भी लोगों के लिए आदर्श हैं। विश्वविद्यालय अनुदान योग में रह करके आपने सारे विश्वविद्यालयों की समस्त समस्याओं के मैंने तो देखा है कई बार और मुझे बड़ा सुखद अनुभव भी रहा है। जब भी कोई समस्या लेके आपके पास गए तो आपने उसका निदान किया है और उसका रास्ता दिखाया है, और ये सतत निरंतर चलता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम के
की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान प्रोफेसर मोहम्मद असुद्दीन साहब, जो निरंतर हमारे संस्कृत विभाग के कार्यक्रमों में रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। बड़े विद्वान हैं और बड़े सहृदय और विनम्र हैं। उनकी विनम्रता का उल्लेख प्राय हमारे आचार्य लोग करते रहते हैं। और इस विभाग के कुशल संचालक और उसका नेतृत्व अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर जयप्रकाश जी, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र जी, और समस्त धनंजय जी और हमारे दूसरे जो मित्र हैं श्याम सुंदर जी, बाकी सारे लोग और जो भी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जो भी हमारे आचार्य मित्रगण उपस्थित हैं, छात्र उपस्थित हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपके जो संकाय प्रमुख महोदय, सब लोग निश्चित रूप से वंदनीय है, अभिनंदनीय है, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल था, एक अच्छे सरस्वती उपासक की कैसे सेवा की जाए, कैसे उन्हें याद किया जाए, इसके लिए जो आपने मार्ग प्रशस्त किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रोफेसर पंकज मित्तल ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा। सचमुच में जो अभय कुमार शांडिल्य जी हैं, अत्यंत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, और उनको कार्य करने के प्रति जो उनकी आतुरता थी वो मुझको भी याद है। और हर कार्य में वो चाहते थे कि इसको अविलंब, संस्कृत की एक सूक्ति है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम, अगर कार्य कोई विलंब से किया जाता तो उसका आनंद समय पी जाता है, इसलिए उसको यथाशीघ्र संपन्न करना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर कार्य को उस शीघ्रता में संपन्न किया। कदाचित उन्होंने जो अंतिम सत्य है मृत्यु, उसको भी उसी नीति से अतिशीघ्रता में उसका वर्णन कर लिया। अन्यथा अभी यह उम्र तो बहुत कुछ करने की थी और उनसे बड़ी संभावनाएं थी। पूरा संस्कृत, दिल्ली में प्रायः संस्कृत के सारे विद्वान उनसे सुपरिचित थे और बड़े मिलनसार थे, इसलिए मिलते जुलते रहते थे और अत्यंत अद्यतन थे। वो संस्कृत में गंभीर पांडित्य रखते हुए भी आधुनिक विधाओं से भी सुपरिचित थे, इसलिए बड़े सहज, बड़े सरल और बड़े प्रभावशाली थे। तो उनको इस तरह से याद करना ये बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए मैं आपके अधिकारियों को, जिन लोगों ने मिलकर के इस योजना को बनाई, उन सबको भी साधुवाद देता हूँ, हृदय से वस्तुतः धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह की योजना बनाई। और एक बात है जो कभी हमने कहीं पढ़ी, देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम, इस तरह का जो एक चिंतन होता था उसको उन्होंने बदला था कि देहम अपि न पातेयम कार्यम अपि साधेयम, बिना अपने को नष्ट किए कार्य संपन्न करने की जो कुशलता थी वो उनको पता थी। लेकिन ईश्वर की जो लीला होती है ना, नियत जो होती है, उसके सामने किसी का कोई जोर नहीं चलता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशः काय जरा मरण भयम। तो यशः काय है आज, तो वो इस तरह के वस्तुतः सिद्ध थे, इस तरह के सरस्वती उपासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं। बहुत अच्छा चित्र सार्थक ने बनाया हुआ था, बहुत ही प्रभावशाली था। और मैं उनके परिवार के सारे लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि वो निश्चित रूप से भगवान की सेवा में होंगे, भगवान के प्रिय होंगे, भगवान के का सायुज्य उन्हें प्राप्त हुआ होगा, सानिध्य प्राप्त हुआ होगा। जो सरस्वती का उपासक होता है वो चाहे इहलोक में हो चाहे परलोक में हो, सर्वत्र प्रभावशाली होता है। ज्ञान जो है आत्मा का धर्म है, इसलिए वो नित्य रहता है, जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो उनकी जो ये प्रतिभा थी वो कालांतर तक भी रहेगी और जन्मांतर तक भी रहेगी। आप सब लोग इस बात से संतोष करिए कि वो भले ही आज शरीर से नहीं है, लेकिन यशः शरीर से संस्कृत जगत में विद्यमान है। उनको हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वह गति प्रदान करें जो एक विद्वान को मिलती है, एक पंडित को मिलती है। बहुत ही भावुक चित्र था। और आज जो विषय प्रोफेसर पंकज मित्तल जी ने उपस्थित किया, क्रियान्वयन, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ी सरलता से उन्होंने इसको इतना मथा हुआ है, उनको इतना चिंतन इस पर किया हुआ है
बहुत स्पष्टता है उन्होंने इसको रेखांकित किया कि आज जो पॉलिसी मेकर्स थे, नीतिकारों ने जो नीति बना दी, अद्भुत नीति है यह शिक्षा नीति। स्वतंत्रता के बाद आने वाली अत्यंत प्रभावशाली नीति है और ये बहुत पहले आनी चाहिए थी। विलंब हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक से आई है। यह भारत को भारत बनाने वाली नीति है। शिक्षा नीति अगर वस्तुतः क्रियान्वित हो जाती है तो जैसा उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। इसमें वह क्षमता है कि अगर ये क्रियान्वित होती है, और होनी ही है, ना होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, इसके क्रियान्वयन में सरकार को भी बड़ी सावधानी की जरूरत है, बड़े संसाधन की जरूरत है, उतनी सहायता करने की जरूरत है। और विश्वविद्यालयों को, संस्थानों को, और विश्वविद्यालय कहने का मतलब वहाँ के जो संसाधन है वो तो है ही, उसमें रहने वाले आचार्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अर्जुन युद्ध में खड़ा हुआ और अस्त्र शस्त्र गिरा दिया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है युद्ध लड़ने का, युद्ध में विजय प्राप्त करने का। युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो उन्होंने कर्म सिद्धांत वहां स्थापित किया। और वही वस्तुतः हमारी भारतीय परंपरा है। हमारी परंपरा में कर्म को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्सुखं समाः, उपनिषद भी कहती है क्रियाशील होकर के ही रहना है। तो ये क्रियाशील बन करके हमारे अध्यापकों को भी, हमारे आचार्यों, चाहे जो भी विषय हो, हम केवल संस्कृत के लिए ही नहीं कर रहे हैं, सारे विषयों के लिए, सारे आचार्यों के लिए कह रहे हैं कि इसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ी भूमिका विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और उनके अध्यापकों की है। पहले तो अध्यापक को अपने को सुसज्जित होना है, अपने को प्रशिक्षित होना है, क्योंकि अगर वो सुशिक्षित और सुशिक्षित का तात्पर्य है कि इसी विधा में सुशिक्षित होना। वो तो बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, अपने अपने विषय के निष्णात विद्वान हैं, गवेषक हैं, किंतु इसको कैसे लागू करना है और इसके लिए अपने को तैयार करना है। तो जो अर्जुन को जो सूत्र दिया था, सारा सब कुछ सिखाने के बाद कहा कि तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अब उठो, सब कुछ सीख लिया, जान लिया, अब तो उठो और निश्चय करके आगे बढ़ो। तो हमें भी ये निश्चय करके आगे बढ़ना होगा, तब जाके होगा। और संस्कृत के लोगों के लिए तो विशेष रूप से ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से जो आधुनिक विषय हैं, जिनमें आचार्यों ने पहले से ही निपुणता प्राप्त की है, उनके साथ एक अच्छी प्रतिस्पर्धा करते हुए कि संस्कृत भी पीछे नहीं है और आधुनिक विधा से उसके आचार्य निपुण हैं। उन विषयों को संक्रांत करने के लिए जो भी मेथड है, आज डिजिटल फॉर्म में अगर पाठ्य पुस्तक बनाना है तो उसके लिए भी अपने विश्वविद्यालय में मैंने जो संभव था उसको शुरू कर दिया। मतलब ये क्रियान्वित हो गया पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज थी, इसको कैसे बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाना। एक छोटा विश्वविद्यालय है, संसाधन बहुत ही न्यून है, उस संसाधन को दीर्घ बनाने की योजना बनाई, अपने विद्या परिषद में अच्छी तरह से उसकी समीक्षा करके योजना बनाई, सारे आचार्यों से निवेदन किया कि आप लोग अपनी भूमिका को समझिए और विषयों का चयन करके क्या नए विभाग खोले जाएंगे, कैसे उनका अध्ययन अध्यापन होगा, उसके लिए क्या आवश्यक संसाधन है, वो सब की चर्चा करके मंत्रालय को भेजा। और उसके बाद जितने संसाधन हैं, इससे हम इस संसाधन से, सीमित संसाधन से इसे कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का निर्माण करना है और वो मल्टीपल चॉइस के साथ भी हो और जो है उसको चतुर्वर्षीय करना है, मल्टीपल एंट्री भी हो, एग्जिट भी हो। इस तरह की स्थिति के साथ वह पाठ्यक्रम तैयार हुआ, पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की, फिर उसके बाद आचार्यों को कहा अपना अपना पाठ्यक्रम तैयार करके एकेडमिक काउंसिल से इसको पास करा करके इसको क्रियान्वित करिए। तो सारे आचार्यों ने उसमें सहायता की और वह अगले 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। और साथ में 2 नए विभाग अभी इसी वर्ष से लागू हुए, जिसमें हिंदी विभाग, जिसमें पीजी पाठ्यक्रम हम अभी रख रहे हैं, क्योंकि वो शुरू कर रहे हैं, शास्त्री में ऑलरेडी है, लेकिन अग्रिम वर्ष अगले वर्ष से वो इस रूप में भी आएगा जिस रूप में हम अभी शास्त्री को रख रहे हैं। क्योंकि 4 वर्ष का जो पाठ्यक्रम होगा वह जब स्वरूप धारण कर लेगा तो फिर चतुर्थ वर्ष में शोध विधि को पढ़ा करके शोध के लिए विद्यार्थियों को उन्हीं को तैयार करना है जो शोध में वस्तुतः रुचि रखते हैं।
अभी क्या हो रहा है कि शोध में कहीं कोई एडमिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शोध में उनका एडमिशन कर लेते हैं और ले लेते हैं। शोध की अभिरुचि न होने के नाते बड़ी कठिनाई होती है, जैसे तैसे वो शोध कार्य पूर्ण भी कर लेते हैं, लेकिन वो शोध कार्य बहुत उपयोगी नहीं होता। तो उनको उपयोगी शोध कार्य और समाज के लिए जो कुछ दे सके, दिशा निर्देश कर सके, ज्ञानप्रद हो, लाभप्रद हो, ऐसे शोध कराने की प्रवृत्ति उनमें कैसे आ सके, इसके लिए भी योजना करनी है। इस तरह की स्थिति बना करके एक पाठ्यक्रम हमने लागू कर दिया कि मतलब 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। तो अपने लेवल पर संस्कृत विश्वविद्यालय में हमने शुरू किया है। अब जब पढ़ाने की बात आएगी उसके लिए जो विषय तैयार किए गए हैं, कुछ आप में से कुछ विद्वान हमारे पाठ्यक्रमों के निर्माण में उनकी भी भूमिका रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भी रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के भी लोग रहे हैं इस तरह के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए। तो वो पाठ्यक्रम लागू होगा तो निश्चित रूप से ये योजना जो बनाई गई है कि कहीं का भी कोई छात्र एबीसी, जैसा कि मैडम ने बताया, उसके लिए भी हमने हस्ताक्षर किया, हमारे विद्या परिषद ने उसकी स्वीकृति दे दी है और उसकी सूचना हमने मंत्रालय को भी और यूजीसी को भी भेज दी है। तो धीरे धीरे हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इतना बड़ा संस्थान, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है कि वहाँ करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं तो सहजता से उसमें पारंगत हैं और निकल भी जाएंगे क्योंकि उनके सहयोगी भी हैं। तो ये सब कठिनाई वहाँ आने वाली है जो एकल विषयक विश्वविद्यालय थे। यद्यपि एकल विषयक तो इनको नहीं कहते हैं, एकल भाषा कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत माध्यम से हमारे बहुत सारे विषय थे, लेकिन वो सब संस्कृत के ही विषय थे। आधुनिक विषय न होने के नाते एकल विषयक विश्वविद्यालय ही कहा जाता है इनको। तो उनके पढ़ाने की जो और एक दूसरी समस्या कि शुद्ध रूप से पारंपरिक विश्वविद्यालय थे। तो जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं उनको आधुनिक विश्वविद्यालयों के समान संचालित करने में भी थोड़ी कठिनाई तो जरूर होगी। धीरे धीरे पहले तो कई बार इस पर व्याख्यान होने के बाद उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने जो परंपरागत पद्धति है उससे बदल के नई पद्धति में कैसे शुरू हो। करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीति को अपनाते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। साथ में हमारी जो समस्या है शास्त्र संरक्षण की, परंपरा के संरक्षण की, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो उसका मिला जुला एक स्वरूप हमने बनाने की कोशिश की है। और यह शिक्षा नीति हमें ऐसा अवसर देती है कि हम किसी भी छात्र को ले सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अगर वो परंपरागत पद्धति से नहीं पढ़ा है तो हमारे यहाँ के पढ़ाने की जो पद्धति है, जो शास्त्र है हमारे, उन शास्त्रों को पढ़ने में कितना भी परिश्रम करें बड़ी कठिनाई होने वाली है। भाषा का पहले ज्ञान नहीं, जो थोड़ी बहुत संस्कृत सीख लिया वो प्रवेश कर लेते हैं, तो उनको तो कई लेक्चर तक समझ में ही नहीं आता कि कैसे पढ़ें, कैसे समझें। उच्चारण की कठिनाई और गुरुओं के द्वारा बताए गए उच्चारण को ग्रहण करना, ये भी कठिनाई। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हमारे पास है, लेकिन उस कठिनाई का सामना करने के लिए हम अपने आचार्यों को तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन के अंतर्गत एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम अपने अध्यापकों को और बाहर के अध्यापकों की ट्रेनिंग भी देते हैं। उसमें भी अभी कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता भी कर रहा हूँ, जिसमें 1 सप्ताह भर का एक जो है कार्यक्रम प्रशिक्षण का वर्कशॉप टाइप का चल रहा था कि जो ये मैंने प्रौद्योगिकी है आज की, जो तकनीकी है आज की, वह तकनीकी शोध में किस तरह लाभप्रद है, इस पर एक कार्यशाला चल रही है। तो उस कार्यशाला के माध्यम से इस तरह से 50 कार्यशाला विगत 4 वर्षों में कर चुके हैं। तो अध्यापकों का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब वो युग लद गए जब एक बार एंट्री हो गई, एक बार अध्यापक बन गए और हम अब रिटायरमेंट तक रह सकते हैं, वो सब दिन खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए अध्यापकों को ये सोचना है कि अगर हमें इस क्षेत्र में रहना है तो अपने को अद्यतन करना है और अपने को निरंतर प्रभावशाली रखना है। बिना पढ़ाए जो काम करते थे, नौकरी करते थे, वो सब दिन खत्म होने वाले हैं। आपको सच बताऊं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें नियुक्ति टेन्योर बेसिस कही गई है। उसमें बड़ी कुशलता से नहीं बताया गया 5 साल के रखे जाएंगे या 10 साल के लिए, इसका उल्लेख भी नहीं किया है। और संस्कृत के लिए तो बहुत विशेष बात उसमें अलग से नहीं कही, लेकिन इतना कह दिया कि जो संस्कृत नॉलेज सिस्टम है
वह अत्यंत आवश्यक है और हर विषय के लिए अपेक्षित है। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो आप आधुनिक विषय भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आधुनिक विषयों में कुछ ऐसे प्रश्न पत्र अवश्य होंगे जिसमें भारत उस क्षेत्र में क्या करता रहा है, उसकी क्या ज्ञान परंपरा रही, इसको बताना पड़ेगा। और इसको जानने के लिए उनको संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना संस्कृत पढ़े वो भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ नहीं सकते। तो आपका दायित्व तो ऐसे जो आधुनिक विषयों के विशेषज्ञ विद्वान हैं उनको भी पढ़ाने का है, तो उनके लिए भी पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत पड़ेगी। उनको भी, जैसे गणित को ही मान लें, आजकल गणित में बहुत पाश्चात्य चिंतन है, बहुत सारे शोध हैं और बहुत तरह से पढ़ाई हो रही, लेकिन भारत गणित क्षेत्र में कितना अग्रणी था, उसकी जो ज्ञान परंपरा थी अद्भुत थी। अब उसको भी कहीं न कहीं उस प्रश्न पत्र में अपने छात्रों को पढ़ाना है कि भारत का ये चिंतन था, भारत का ये कौशल था, भारत की ये ज्ञान परंपरा, ये आचार्य हुए, उनके ये ग्रंथ हैं, कहाँ तक भारत पहुंचा था, वो बताना पड़ेगा। उसको जानने के लिए, उन शास्त्रों से परिचय कराने के लिए उनको भाषा का ज्ञान कराना पड़ेगा। इसी तरह से आपको मालूम है, रसायन विद्या के माने अत्यंत प्रख्यात विद्वान नागार्जुन का एक श्लोक है जिसमें लिखा है, किमत्र चित्रम यदि पीत गंध का करोति तारम त्रिपुटे न कांचन, नहीं पलाश निर्यास रसे न शोधिता आरण्य कई उपलयस्तुपाचिता करोति तारम त्रिपुटे न कांचनम। माने यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पीत गंधक जो पलाश के द्वारा निकाले गए रस से पुष्टित और जो है क्या कहते हैं कि आग में तपाए हुए तांबे के ऊपर जब उसका प्रक्षेपण होता है तो उस तांबे को स्वर्ण में बदल देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस श्लोक में बात कही गई है। अब ये शोध करने की जरूरत, ये पलाश माने क्या और माने उसका त्रिपुटीकरण कैसे होगा, कितना ताप उसके लिए अपेक्षित है, ये सब सारी चीजें शोध की चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए कि नागार्जुन उस समय अपने काल में तांबे को सोने में बदलने की कुशलता को इतनी सहजता से कहता है जैसे उसके लिए वो खिलवाड़ है। ऐसा रसायनविद, ये भारत की परंपरा। इसी तरह से आयुर्वेद को लें, बहुत सारे ज्ञान परंपराएं हैं जिसमें भारत का जो योगदान रहा है वो विश्वविख्यात रहा है। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा पद्धति रही उसमें भारत के इस गौरव को भुला दिया गया था पूरी तरह से। तो उसको फिर से जीवंत करने के लिए ये सारी आवश्यकताएं हैं। तो आपको उस तरह से अपनी तैयारी करना है, अपने अध्यापकों की तैयारी करना है और अपने छात्रों के लिए उसी तरह के पाठ्यक्रम बनाना। छात्र भी कई तरह के हैं, जो परंपरागत हैं वो तो हैं ही, आधुनिक विधि से आने वाले विभिन्न अपने देश के छात्र, विदेश से आने वाले छात्र, पढ़े लिखे जो विद्वान उस विषयों के वो छात्र हैं। इस तरह से बहुत प्रकार के छात्र हैं। उस तरह की सामग्री बनाने की चुनौती हमारे संस्कृत के विद्वानों की है। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोग माने संस्कृत जगत पूरा मिल करके काम करेगा तो बहुत ही लाभप्रद होगा और जरूर करेंगे, क्योंकि संस्कृत ने बहुत कुछ किया है इस देश की परंपरा को बचाने के लिए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान रहा है। जब लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वस्तुतः संस्कृत ने कितनी बड़ी परंपरा को अपने भीतर छुपा कर रखा है। जो लोग सुनते हैं, भगवत गीता को पढ़ करके लोग नाचते हैं, भागवत को पढ़ करके आजकल देश विदेश में सब भक्ति से नाचते हैं। उसी तरह से हर विधा में ऐसे शास्त्र हैं, उनको पढ़ करके उनके पांडित्य को समझा जा सकता है, ऋषियों की मुनियों की तपस्या को जाना जा सकता है और विश्व का कल्याण किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ विश्व का कल्याण किया जा सकता है। जब इस तरह की बातें की जाएगी तभी न भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जो गुरु तो वही होता है जो सबका उपदेशक हो, सबके अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दे और उसके ही नहीं पूरे समाज के लिए, सबके लिए अपने जीवन को समर्पित करे, अपने ज्ञान को अर्पित करे। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने अवसर दिया, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, नमस्ते और आज्ञा लेता हूँ। दूसरे कार्यक्रम में मुझे प्रवेश करना है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका भूरिशः अभिनंदन महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपके नेतृत्व में संस्कृत जगत आगे बढ़ रहा है और आपकी बातों से लगा कि इस शिक्षा नीति को लेकर के संस्कृत जगत भी उतना ही सक्रिय है, उतना ही सचेत है जितना कि शास्त्र की अन्य विधाएं। हम लोग आपकी कार्यशैली से और आपकी व्यस्तता से परिचित हैं, इसके बावजूद आप लगातार हमसे जुड़े रहे और अपने अनुभवों को हमसे साझा किया।
इसके लिए आपका पौनः पुण्येन आभार अभिनंदन। अब इस क्रम में मैं निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलसचिव, सम्माननीय कुलसचिव डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी महोदय को हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद त्रिपाठी जी। डॉक्टर पंकज मित्तल, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, कुलपति महोदय। प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। डॉक्टर संजय प्रकाश नारायण, विभागाध्यक्ष संस्कृत एवं मंचासीन अतिथिगण। आज का प्रोग्राम अभय कुमार जी की स्मृति व्याख्यान के विषय में हो रहा है। डॉक्टर अभय जी एक धनी व्यक्तित्व की प्रतिमा थे। उनका योगदान जामिया के संस्कृत विभाग की स्थापना में आदित्य रहा। उनका असमय निधन सिर्फ संस्कृत विभाग के लिए ही नहीं परंतु पूरे विश्वविद्यालय के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को सबल प्रदान करे। जहाँ तक NEP के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जामिया मिलिया इस्लामिया ये आकांक्षा रखता है कि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जामिया प्रशासन ने अभी हाल में ही एक बहुविभागीय समिति बनाई है जो इस प्रतिक्रिया के लिए सुझाव देगी। ये मेरा मानना है कि टाइम के बदलाव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग की ज़रूरत है। मुझे आशा है कि हम इस नई शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी अपने कार्यक्रम में कार्यान्वित कर देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। आपके दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालय लगातार अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और शिक्षा नीति को के क्रियान्वयन को लेकर के जागरूक है। आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं इस सत्र के सत्राध्यक्ष और भाषा एवं मानविकी संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर असदुद्दीन साहब से निवेदन करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन महोदय। सर अनम्यूट कर ले प्लीज। सर अनम्यूट कर। थैंक यू धनंजय। परम सम्मानीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, जो वाइस चांसलर है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय के। प्रोफेसर पंकज मित्तल, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड speaker of the first memorial lecture, Abhay Shandilya Memorial Lecture that was held today. नाजिम हुसैन जाफरी साहब, जिन्होंने अभी जामिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या करने जा रही है उसका थोड़ा सा हमें आभास दिया है। प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी, विभागाध्यक्ष
प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत, धनंजय, बाकी हमारे सारे कलीग, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, अभय के दोस्त, परिवारजन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको सादर संभाषण और प्रणाम। सबसे पहले तो आभार प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी और प्रोफेसर पंकज मित्तल की है कि उन्होंने अपने व्यस्तता के बावजूद वक्त निकाल के हमारे साथ आज जुड़े हैं। और ये बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये फर्स्ट अभय शांडिल्य मेमोरियल लेक्चर है, और चूंकि ये एक सिलसिला है, वो चलता रहेगा, तो दूसरे मेमोरियल लेक्चर में हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर में कौन लोग आए थे और किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि अच्छी शुरुआत अगर होती है तो फ्यूचर के जो चीज़ें होती है वो भी अच्छी होती है, ऊंचे लेवल के होते हैं। अभय हमारे बहुत करीब थे। मुझे लगता है कि इसी समय पिछले साल वो एक एफडीवी के ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसके सिलसिले में अक्सर हमसे बात करते थे, परामर्श करते थे। इसके अलावा भी जब भी बाकी कलीग्स के साथ या एकांत में हमसे मिलते थे तो बात तो डिपार्टमेंट की एडवांसमेंट की होती थी, उच्च शिक्षा की होती थी, पर्सनल इंटरेस्ट की कोई किसी बात किसी वक्त भी नहीं होती थी। और इसलिए मैं समझता हूँ इट वाज इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स कि आपने एक ऐसे हस्ती को आज बुलाया जो कि उच्च शिक्षा के साथ काफी सालों से जुड़ी हुई हैं, और जैसे उनके लेक्चर से भी पता चला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उनके नॉलेज और उसके सारे जो निखात है, फाइनर पॉइंट्स है, बिल्कुल दे आर एट हर फिंगर टिप्स। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, जिसके लिए मैं संस्कृत विभाग के जितने सारे कलीग्स हैं उनका अभिनंदन करता हूं। और वो हमेशा, मैं जानता हूं आप लोग सरगर्म रहते हैं सारे कामों में, और मैं प्रार्थना करता हूं इसी तरह चलता रहे। अब अभय का जाना, उससे जो हमारे बीच में जो गैप पैदा हुई है, किसी भी शख्सियत के चले जाने से जो गैप होता है वो तो पूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें आगे चलना होता है। और जैसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि जो गुजर गया है वो तो वापस नहीं आता है, लेकिन उसके आदर्श पे हम चलें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और हाँ, हमें भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है। जहां तक आज का विषय था वो बहुत अप्रोप्रिएट था, टॉपिकल था, करंट था, इस वक्त जिस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो बल्कि एक साल से हो रहा है। Within the university also we have had intense discussion on the new education policy. बहुत सारे वेबिनार कर चुके हैं, छोटे बड़े वर्कशॉप्स कर चुके हैं। तो जिससे, जैसे पंकज मित्तल जी ने भी कहा है, उसके बहुत सारे पहलू हैं, और किसी चीज को अच्छे तरह से करना है तो उसको पहले तो समझना है कि उसको किस लिए लाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका आउटकम क्या है, और उसको हासिल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। जैसे उन्हें पहले ही कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात, कि आपको चुनना है कि आपको रिसर्च यूनिवर्सिटी बनना है या टीचिंग यूनिवर्सिटी बनना है, या दोनों से मिला जुला के कुछ होनी है। हमारी तो खुशकिस्मती है कि जामिया में वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ फाइन बैलेंस बिटवीन टीचिंग एंड रिसर्च। उन दोनों के बीच में कोई इस तरह का टकराव नहीं है। वो जो उभरते हुए यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे रिसर्च का कोई कन्वेंशन नहीं है या ट्रेडिशन नहीं है, बहुत परंपरा नहीं है, तो उनके लिए चिंता का विषय है। हमारे यहाँ तो रिसर्च भी, शोध का काम भी उसी सीरियसनेस के साथ होता है
जैसे कि शिक्षा का काम, और दोनों चीजों को एक साथ लेके हम लोग चलते हैं। 2-3 चीजों के बारे में जो उन्होंने कहा जो हमें सोचना चाहिए। एक तो सिलेबस में रिस्ट्रक्चरिंग और रिवीजन होगा, क्योंकि सिलेबस आप देख रहे हैं वो कन्वेंशनल सिलेबस से अलग होगा। एक तो वो सिलेबस होगा जो आप अपने स्टूडेंट्स को देंगे, जो आपके साथ जुड़े रहेंगे 4 साल तक। दूसरे छोटे छोटे सिलेबस होंगे जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ेंगे 1 सेमेस्टर के लिए या 2 सेमेस्टर के लिए, 2 क्रेडिट्स के लिए, 4 क्रेडिट्स के लिए। तो किस तरह से करना है इसके बारे में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, चिंतन करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, फैकल्टी के अंदर करके इसको आगे लेके जाना होगा। दूसरा चीज जो उन्होंने कहा कि एक चीज टीचर ट्रेनिंग होती है। इंसान की फितरत ये होता है कि जो चीज हम सीख के आए हैं, जिस पद्धति से सीख के आए हैं, हम उसी को जारी रखना चाहते हैं। किसी नए चीज को एक्सेप्ट करने में हमें झिझक होती है, इंसान के अंदर से रेजिस्टेंस आता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि उसको सीखना पड़ता है, नए सिरे से सीखना पड़ता है। लेकिन जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ज्यादातर हिस्सा तो वही है जो इनोवेशन और नए चीजों से ताल्लुक रखता है, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें भी तो ट्रेंड होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी भी आज हमारे एजुकेशन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, अंश हो गया है, उसको हम नकार नहीं सकते। और आप सबको ये अनुभव हुआ होगा कि अचानक जैसे पेंडेमिक आ गया और शिक्षण संस्थाएं सारे बंद हो गए, हमें कोई अंदाजा नहीं था कि शिक्षण के एजुकेशन को, क्लासेस को चालू रखने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन ये क्रेडिट जाता है हमारे वाइस चांसलर को, जामिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा सेटअप है उनको, कि फौरन उन्होंने चीजों को अपने गिरफ्त में लिया। फौरन मैम ने वेबिनार्स के इंतजाम किया ताकि टीचर्स ट्रेंड हो जाए। मुझे याद है धनंजय उन वर्कशॉप्स में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, सवाल पूछते थे किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है, और यही तरीका होता है। क्योंकि अगर ये ना हुआ होता तो अब भी हम लोग अपने स्टूडेंट से कटे हुए रहते, कोई शिक्षा तो होता ही नहीं हो। तो मजबूरन हमें सीखना पड़ा, और वो जो मजबूरन जो चीज हमने सीखा वो हमारे लिए अब आशीर्वाद बन गया है। अब जो गूगल क्लासरूम हमने नेट में बना लिया है, अगर हम ऑफलाइन भी चले आएंगे तब भी हम देखेंगे, हम उसको जारी रखेंगे कि इतना आसान तरीका है। स्टूडेंट को आपके कोई चीज भेजना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स भेजना है, उसको टेक्स्ट भेजना है, उसको कोई फिल्म भेजनी है, उसको कोई यूट्यूब का लिंक भेजना है, आप 1 सेकंड में उसको कर सकते हैं। तो ये इससे हमें अंदाजा चल रहा है कि हमारे जो कन्वेंशनल जो तरीका था, परंपरागत जो पद्धति था, उस वक्त के लिए वो सही था, आज के लिए वो नाकाफी है। मैं तो सही नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आज के लिए वो नाकाफी है। उसके साथ साथ हमारे जो नए जो पद्धति है, न्यू एडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट को सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल इस वक्त नहीं दे रहे हैं आप, प्रिंटेड मटेरियल के साथ साथ ऑडियो मटेरियल आप दे रहे हैं, उनको वीडियो मटेरियल दे रहे हैं, और आसानी के साथ गूगल क्लासरूम से आप भेज सकते हैं। तो ये एक चीज है। नए चीज को सीखने में जैसे मैंने कहा कि झिझक होती है, नए चीज सीखना है, वक्त निकालना है, लेकिन आप जब सीख लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ के आप देखते हैं कि भाई इसका एडवांटेज कितना ज्यादा हो गया है।
तो ट्रेनिंग का जो भी मौका यूनिवर्सिटी फराहम करे, कहीं से भी आपको मिलता है अपने आप को ट्रेन करना है, तो उसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। रमेश कुमार पांडे जी ने बस इशारा किया, और मुझे तो पता है कि आप लोगों के संस्कृत में एडमिशन के वक्त मुश्किल होता है, क्योंकि संस्कृत में जो स्कूलिंग के जो पद्धति है, शायद उस सिस्टम से स्टूडेंट्स बहुत पारदर्शी होकर निकल के नहीं आते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो वो भी आपको सोचना होगा, कोई प्रिलिमिनरी कोर्स क्या आप देना चाहते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आप जो कोर्सेस आपने प्रेस्क्राइब किया है उनको समझने के लिए एक तरह की थोड़ी सी तो स्किल चाहिए ना, उनको एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसको हमें सोचना होगा। एक अच्छी जो रेवोल्यूशनरी चीज है उसके अंदर एकेडमिक क्रेडिट, जैसे मैम ने बहुत तफसील से हमें बताया, तो कि स्टूडेंट्स सिर्फ जामिया से एडमिशन उसका यहाँ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सारे क्रेडिट्स यहां से ले आएगा। तो एडवाइस के लिए तो आप ही के पास आएगा कि सर मेरा कोर जो डिग्री है वो संस्कृत में है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ये सारे दिलचस्पी है, तो मैं कहाँ से अपने आप को ट्रेन करूं, ये जो कोर्सेस है किस यूनिवर्सिटी से करूं। तो हमारे यहाँ जैसे CBCS जब इंट्रोड्यूस हुआ था, एक हर विभाग में एक स्टूडेंट एडवाइजर होते हैं, अब भी हैं, संस्कृत में भी होंगे। तो वो स्टूडेंट एडवाइजर्स के खुद के भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है, ताकि स्टूडेंट्स जब उनको अप्रोच करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को सही तरह से वो परामर्श दे सके, अपने आप को उसका काबिल बनाए। वो इन शब्दों के साथ साथ और आप सबको दोबारा मुबारकबाद मैं देता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ सबका, और सबका प्रति मेरा आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप अंग्रेजी विषय के हैं और हर समय शिक्षण और शोध में लगे रहते हैं, लेकिन आज का अध्यक्षीय उद्बोधन जिस प्रकार से आपने हिंदी में दिया, राजभाषा में दिया, वह हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। और संस्कृत विभाग के प्रति आपका लगाव है, आप हरनिश उसके लिए लगे रहते हैं, इसके लिए आपका पौनः पुण्य आभार और अभिनंदन। अब मैं हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय आचार्य गिरीश पंत महोदय को से निवेदन करता हूं कि हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत वचन से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। सर्वप्रथम मैं हमारे विभाग के सर्वप्रथम नियुक्त आचार्य डॉक्टर अभय कुमार सांडिल जी की स्मृति को नमन करता हूं कि वो हमारे बीच से कहीं गए नहीं है, हमारे बीच में ही है, ऐसा आज आभास हुआ। क्योंकि 17 तारीख को उनका जन्मदिन होता था, तो सुबह सुबह उनका फोन आया करता था पिछले 20-25 वर्षों से कि सर आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, लेकिन विगत स्मृतियों में जी करके तो नहीं रह सकते। वो हमेशा पहले व्यक्ति थे जो याद दिलाते थे कि आज मेरा जन्मदिन है, सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने वो अपने बच्चों को भी सिखाया था कि आप खुद बताइए कि आज मेरा जन्मदिन है और बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। मैं आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय का और अपने संकायाध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनकी स्मृति में उन्होंने ये स्मारक व्याख्यान प्रारंभ किया।
और मैं सबसे पहले धन्यवाद तो उनको देना चाहूंगा जिन्होंने इसका उद्बोधन किया था। जब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी अभय जी की स्मृति में, उस दिन हमारी कुलपति महोदया ने ये संबोधन किया था कि उनको याद रखने के लिए कुछ ऐसा करते रहिए, उनके नाम से कोई लेक्चर, कोई उनके नाम से कोई सेमिनार, इस तरह का कार्यक्रम करिए। तो आज आदरणीय नहीं है, बाहर हैं, हमें बताया गया था विभाग अध्यक्ष महोदय से उन्हें, और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं सबसे पहले कि इस तरह का उपक्रम जो है वो जामिया में प्रारंभ हुआ उन स्मृतियों के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है। पहले के जो लोग बहुत पहले से गए हुए हैं, जो बहुत महान रहे हैं, उनकी स्मृति में बहुत सारे व्याख्यान हम लोग सुनते रहते हैं। तो इसलिए मैं आदरणीय कुलपति महोदया का, प्रशासन का जो कार्यकारी दायित्व निभाते हैं आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय का, उनका उद्बोधन भी सुना, उन्होंने इसमें शामिल होकर के हमारा उत्साहवर्धन भी किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो कुलपति महोदय संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय पांडे जी ने, उन्होंने एक अपने अभिभाषण में, एक तो पहली बात तो यह है कि जब भी हमें सहारा चाहिए होता है, जब भी हमें कुछ अच्छा सुनना होता है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, और हमारे निवेदन को अगर कोई विषम परिस्थिति न हो तो हमेशा सहर्ष स्वीकार करते हैं। अभय जी के साथ उनका बहुत ही वात्सल्यमय प्रेम था, तो उन्होंने आकर के जो उद्बोधन किया है और हम लोगों को मार्गदर्शन किया है, और उन्होंने कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कृताय युद्धाय कृत निश्चय। तो युद्धाय कृत निश्चय तो नहीं है, लेकिन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमेशा सजग रहिए, जागरूक रहिए और अपने को बनाए रखिए। कोरोना काल था, असामयिक मृत्युएं हुई हैं, जामिया ने बहुत लोगों को खोया है, बहुत सारी विभूतियों को खोया है। मैं तो ये कहता हूं कि जिनके साथ हम तो नए थे, हम तो, हमारे लिए तो सब नए थे जामिया में, तो हमारे लिए उन सब का जाना, हम सब के बीच से जाना, वो बहुत दुखदायी रहा है। लेकिन इस तरह की स्मृतियों से शायद हमें कुछ प्रेरणा मिले, तो इसके लिए मैं पुनः संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जी का और हमारे संकायाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रही आज की जो मुख्य वक्त्री थी आदरणीय पंकज मित्तल महोदया, मैं चाहता था कि वो जुड़ी तो हुई हैं, तो मैं जैसे कि धनंजय जी ने बताया कि वो, अच्छा प्रणाम करता हूँ, वो प्रथम नियुक्ति हुई थी उनकी 8 फरवरी 2017 को, धनंजय जी की और अभय जी की, और हमारी नियुक्ति हुई थी 23 मार्च 2017 को। चूंकि मैं तो 26-27 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में था, तो मुझे लगा था कि वो एक नई जगह पर, मतलब एक पहला डिपार्टमेंट खुल रहा है, तो असल में अभय की नियुक्ति हो चुकी थी। मैंने अभय को प्रेरित किया था कि आप जाइए, क्योंकि अभी आपको परमानेंट जॉब नहीं मिली है, एक नई यूनिवर्सिटी है और वहां पर आपको एक नया अवसर मिलेगा। उनकी नियुक्ति हो गई, फिर वो मेरे पीछे पड़ के, नहीं सर आपको तो आना ही आना है, आपको आना ही आना है। खैर मेरा मन तो था ही, मैं आया, और उन सभी नियुक्तियों में हमारे डीन साहब उस समय भी डीन होते थे, तो आपका सहयोग रहा। मैं हमेशा इस बात को कभी भूल नहीं सकता हूँ, आपका सहयोग रहा है। लेकिन मैं आदरणीय मित्तल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस संस्कृत विभाग की जो स्थापना हुई है, उसमें उस समय के हमारे डीन साहब रहे हैं, और सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूं आदरणीय स्मृति ईरानी जी को, जो उस समय की मानवीय संसाधन विकास मंत्री थी, क्योंकि वो सारा पत्राचार हमारे पास आया बाद में, कि उस समय जब वो आई थी कन्वोकेशन में आदरणीय हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ, उस समय ये प्रस्ताव दिया गया था, और जितनी तत्परता से ये कार्यान्वित हुआ उसमें आदरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि उस समय आप यूजीसी में अतिरिक्त सचिव थे। ये कार्यान्वित हुआ, विभाग खुला, हम लोगों को आने का अवसर मिला। सबसे पहले अभय जी आए, फिर हम लोग आए। आज वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्मृति में रहेंगे। जैसे कि डीन साहब ने बोला कि उनके अंदर में जो कर्मठता थी, वो एक अदम्य साहस दिखाती थी। तो विभाग की स्थापना, विभाग की उन्नति में बहुत सारे लोगों का योगदान था। परसों
हमारे विभागाध्यक्ष में थोड़ी देर के लिए मिला था उनसे क्लास के बाद जामिया में, तो बोले सर हमको नई बिल्डिंग में जाना है अपने, अभी ऐसा आदेश आया है। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही वो भवन बनेगा, ऐसा भी लिखा हुआ था पत्र में। तो ऐसा होता कि उसका उद्घाटन करा लेते हम आज के माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से और आदरणीय पंकज जी जैसे जिनका योगदान रहा है यूजीसी के चेयरमैन साहब से, तो बड़ा अच्छा रहता। तो मैं प्रस्ताव दे के आया हूं कि अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज इसको जरूर इसको कार्यान्वित करें। तो आपका तो जो व्यक्तित्व है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो आपका योगदान है, क्योंकि कुछ अभय जी के साथ मुझे भी आने का अवसर मिला था आपके उन कार्यशालाओं में कि क्या से क्या होना चाहिए, और आप निरंतर इसमें प्रयासरत हैं। और आपका क्या हमारे देश का की जो शिक्षा पद्धति है, हम उसमें बिल्कुल उस जगह पर जा सकेंगे। डीन साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम तैयार हैं, जामिया तो पीछे रहता ही नहीं है। और कल धनंजय जी ने वो मेरे को व्हाट्सएप किया था कि 13 तारीख को मीटिंग हुई है एकेडमिक काउंसिल की, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि 2022-23 से हम इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेंगे, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कार्यशालाएं करनी पड़ेगी, अनुवाद कार्य करने पड़ेंगे। डीन साहब तो हमारे इतने बड़े विद्वान हैं कि उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों का कहानियों का पूरा ट्रांसलेशन करके हमारे सामने रखा है कि ऐसे किया जाता है। उर्दू विभाग ने टैगोर के सभी कृतियों का जो है बड़े प्रोजेक्ट लेकर के उसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। तो हम तो हमेशा तैयार हैं, हम तो संस्कृत में पढ़ाना है, संस्कृत में, हिंदी में पढ़ाना है, हिंदी में, और जामिया आए हैं तो उर्दू भी सीखेंगे, पर्शियन भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी मैंने एक अनुवाद किया है उर्दू और पर्शियन मिली हुई एक नाटक का, तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभय जी चूंकि यहाँ के प्रथम स्तंभ थे, क्योंकि पहला पैर उन्होंने रखा था यहाँ पर, तो उनके दिशा निर्देश से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इस कार्यक्रम में उनके परिवार का संबल जो है, क्योंकि अभी भी वो डगमगाए नहीं है, उनका हमारे साथ जुड़े रहना, हमसे बात करते रहना और ये कहते रहना कि अभय जामिया से जाने नहीं चाहिए सर। तो मैं विनय, आप जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभय हमारे बीच से कभी जा ही नहीं सकते हैं। हमारे बीच से क्या, वो एक बड़ी विभूति थे, और बड़ी विभूति विवेकानंद भी तो चले ही गए थे ना, उनसे छोटी उम्र में चले गए थे। तो आज भी तो सारी दुनिया उनको याद रखती है। तो अभय का भी सर्कल ऐसा ही था, वो केवल भारत में ही नहीं थे, वो जुबली हॉल के में 5-6 साल रहे, न जाने पूरे, मेरे से कहते हैं सर आप चलिए ना, वहां चलते हैं, उस विदेश में चलते हैं, मेरे मित्र हैं, वो मित्र हैं। कितना कष्ट हुआ है लोगों को, लेकिन वो कष्ट हम, रंजीत जी आपके मित्र रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आप ज्यादा जानते हैं। तो ये पहला प्रयास था। मुझे इस बात का मुझे मतलब संतोष है कि आदरणीय पंकज मित्तल जी, क्योंकि वो छोटे भाई की तरह उनको मानती थी, और हमेशा वो जब भी पंकज मित्तल जी का कहीं भी व्याख्यान होता, मैं कहता सर चलो ना, शाम को 7 बजे है, चलेंगे ना, सुनना है मैम को। मैम जब वहां आई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको कहीं से पता चला तो हम लोग वहां आए कि मैम का व्याख्यान है। तो आपका स्नेह भी रहा है और आपका मार्गदर्शन भी रहा है, और संस्कृत विभाग की स्थापना में आपका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और आगे हमें आपसे बहुत मदद की आवश्यकता है, जामिया को मदद की आवश्यकता है, भारत सरकार से, यूजीसी से, सभी से। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों, उनके मित्रों, सभी आचार्यों, अनिल जी जुड़े हुए हैं हिंदी डिपार्टमेंट से, सभी का, और राइमीन आपने जो आज यहाँ पर मंगलाचरण किया, वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये हमारी भाषा, हमारी मातृभाषाएं, हमारी भाषाएं, वो हमारे माता और पिता हैं, हमें उनसे दूर नहीं करे कोई, हम उनसे बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर अभय जी के पिताजी भी जुड़े। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं अभय जी के पिताजी से बात करूं फोन पर, क्षमा चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता बात, मैं उनसे बात करने की हिम्मत नहीं रख सकता सर, मैं आपके पुत्र को नहीं बचा पाया, बस मैं नहीं कर सकता उनसे बात, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। मैंने आज तक अभय के जाने के बाद उनसे बात नहीं की, और मेरी हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की।
मैं दोनों माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद महोदय। अभय जी के पिताजी श्री लक्ष्मीश्वर तिवारी जी हमारे बीच हैं, उनके अग्रज श्री अजय तिवारी जी हैं, और उनके छोटे भाई श्री विनय जी हमारे बीच में हैं, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रूबी जी हैं। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता है संस्कृत विभाग, और विभाग आपके साथ खड़ा है। कहीं भी कोई भी आवश्यकता, यद्यपि उनकी कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन यदि कोई भी कहीं भी इस तरह की बात होती, कोई आवश्यकता होती है, तो आप निसंकोच हमसे बात करें और हम लोग आपके साथ हैं। मैं सभी मान्य अतिथियों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संस्कृत विभाग की तरफ से। और अंत में डॉक्टर श्याम सुंदर जी से निवेदन करता हूँ शांति पाठ से कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। ओम शांति शांति शांतिः, सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दें श्याम सुंदर जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।